महज 15 साल की उम्र में उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो होलोकॉस्ट में मारे गए 7 लाख यहूदियों में से एक थी। एना फ्रैंक, जो कि एक यहूदी लड़की थी, उसने एक किताब लिखी थी जो उस सेंचुरी की सबसे महान किताब में से एक मानी जाती है। उसकी ये डायरी नाज़ियों द्वारा यहूदी पर किए गए अत्याचारों का जीता जागता सबूत है। इस वीडियो में हम आप एना फ्रैंक के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपको पता हो। नंबर 1, एना फ्रैंक का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। जो वो 4 साल की थी तो जर्मनी पर नाजियों का शासन हो गया। नाजी यहूदी पर जुल्म कर रहे थे। नाजी के जुल्म से बचने के लिए उनकी फैमिली नीदरलैंड एम्स्टर्डम चली गई, लेकिन इसके बाद नाजियों ने नीदरलैंड पर हमला करके उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। नीदरलैंड में उपस्थित सभी यहूदी वहां फंस चुके थे। नाजी यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज रहे थे। नंबर 2, उस दौरान फ्रैंक फैमिली ने एम्स्टर्डम में ही छिपने का मन बनाया और वो एक बिल्डिंग के अंदर एक सीक्रेट अपार्टमेंट छिप गए। उस अपार्टमेंट को सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है। सीक्रेट अपार्टमेंट एनेक्स में एनी के फैमिली के साथ 4 और यहूदी लोग छिपे हुए थे। नंबर 3, सीक्रेट एनेक्स में जाने के 24 दिन पहले ही एना 13 साल की हुई थी। उसके 30th बर्थडे के मौके पर उसके पिता ने उसे एक डायरी गिफ्ट की थी। इसके बाद 6 जुलाई 1942 को उसकी फैमिली को यहूदी के डर से सीक्रेट एनेक्स में छुप गए, जहां उन्होंने पूरे 2 साल और 35 दिन बिताए। इन्हीं 2 साल के दौरान ही एना ने अपनी डायरी को लिखा था। नंबर 4, 4 अगस्त 1944 को नाजियों ने सीक्रेट एनेक्स में छिपी एना की फैमिली को ढूंढ लिया था। नाजियों ने उस एम्स्टर्डम से ऑस्टोविज कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। ऑस्टोविज में पुरुषों को तो महिलाओं को और बच्चों से एकदम अलग कर दिया जाता था। उनके पिता को जल्द ही अपने फैमिली से अलग हो गए, लेकिन एना, उनकी बड़ी बहन और उनकी माँ बहुत दिनों तक उसी कंस्ट्रक्शन कैंप में रहे। वहाँ उनसे बहुत भारी काम करवा गया। थोड़े दिन बाद एना और उसकी बड़ी बहन को अपनी माँ से भी अलग कर दिया गया और दोनों बहनों को ब्रेगन ब्लेजन कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज दिया गया, जहाँ दोनों की मृत्यु हो गई। नंबर 5, आज तक पता नहीं चल पाया कि वो कौन सा शख्स था जिन्होंने उनकी फैमिली के साथ विश्वासघात किया था, क्योंकि वो व्यक्ति जानता था कि एना की फैमिली कहाँ छिपी है। उसी ने जर्मन अथॉरिटी को उनकी छिपी होने की खबर दी थी। नंबर 6, वो नाजी ऑफिसर जिसने एना और उसकी फैमिली को सीक्रेट एनेक्स से गिरफ्तार किया था, उसका नाम कार्ल सिल्वरबॉम था। जब विश्व युद्ध खत्म हो गया और उन एना की डायरी पब्लिश हो गई, तब कार्ल ने यह बताया था कि उसने भी एना की बुक खरीदी थी, इस आशा के साथ कि उसका नाम भी एना की शायद अपनी डायरी में थोड़ा बहुत मेंशन किया हो, लेकिन कार्ल को मायूसी होना पड़ा। नंबर 7, जब कार्ल ने सीक्रेट एनेक्स पर रेड की, तब उसने फ्रैंक फैमिली का सारा कीमती सामान और पैसे वगैरह जब्त कर लिए, लेकिन कुछ पेपर और नोटबुक वगैरह को गैर जरूरी समझते हुए ज़मीन पर ही फेंक दिया। उसमें एना की डायरी भी थी। बाद में जब एना की डायरी पब्लिश हुई, तब एक रिपोर्टर ने कार्ल से पूछा कि क्या आप एना की डायरी पढ़ी है। कार्ल ने जवाब दिया, हाँ, मैंने हफ्ता भर पहले ही उसे खरीदा था। फिर रिपोर्टर ने कहा, आप उसे पढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन सकते थे। इस पर कार्ल ने जवाब दिया कि काश मुझे उस डायरी को फ्लोर से उठा लेना चाहिए था। नंबर 8, जब एना की डायरी पब्लिश हुई, तब हज़ारों लोग नीदरलैंड में उस सीक्रेट रूम को देखने जाने लगे, जहां एना और उनकी फैमिली ने छुपकर अपने दिन बिताए। 1960 में उसी पूरी बिल्डिंग को एक म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया। अब उसे एनी फ्रैंक हाउस कहा जाता है। आज हर साल उस म्यूजियम में लाखों विजिटर आते हैं। नंबर 9, एना की बड़ी बहन मॉर्गेट फ्रैंक ने भी एक डायरी लिखी थी, लेकिन उसे कभी ढूंढा नहीं जा सका। नंबर 10, वो 8 लोग जो सीक्रेट एनेक्स में छिपे थे, उनमें से उनके फादर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कंस्ट्रक्शन कैंप से जिंदा वापस लौटे। वापस लौटने पर उनकी ये जानकारी मिली कि उनकी पत्नी और 2 बेटियां मारी जा चुकी है। नंबर 11, मीप गीज, जो कि फ्रैंक फैमिली की काफ़ी करीब दोस्त थी। जब एनी फ्रैंक और उनकी फैमिली सीक्रेट एनेक्स में छिप कर रहे थे, तब मीप अपनी जान के जोखिम में डालकर फ्रैंक फैमिली के लिए खाना और ज़रूरत का सामान लेकर आती थी। जब नाजियों ने फ्रैंक फैमिली को गिरफ्तार किया, तब बाद में मीप सीक्रेट एनेक्स आई और उसने वहाँ पड़ा सारा सामान उठा लिया। उसी में एना की डायरी भी थी। जब उनके पिता कंस्ट्रक्शन कैंप से वापस लौटे, मीप ने उनको वो डायरी लौटा दी।
एना के पिता के दोस्त ने उन्हें बोला कि आपको ये डायरी पब्लिश कर देना चाहिए, तब उनके पिता ने ऐसा ही किया। नंबर 12, मीप ने बताया कि जब तक एना की डायरी में उनके पास ही रही तब तक मैंने उस डायरी का एक शब्द भी नहीं पढ़ा। डायरी पब्लिश होने के बाद ही उसे पढ़ा और बाद में मीप ने बताया कि अगर मैंने वो डायरी उनके पिता को देने से पहले पढ़ ली होती तो मैंने उस डायरी को जला दिया होता, क्योंकि डायरी में मेरे हस्बैंड का और उनके सभी लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने सीक्रेट एनेक्स में छिपी हुई यहूदी लोगों की मदद की थी। मीप ने बताया कि इसकी वजह से नाज़ियों द्वारा हमें मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। नंबर 13, एना के पिता ने एक बार पुरानी बातों को याद करते हुए ये बताया कि जब मीप ने मुझे वो डायरी दी थी, शुरुआत में मुझे वो डायरी पढ़ना मुश्किल हो रहा था। मैंने कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ पाता था क्योंकि दुख भरी यादें मुझ पर हावी हो रही थी। याना की डायरी को पढ़कर मुझे ये महसूस हुआ कि ये वो नहीं है जिसको मैं अपनी बेटी के रूप में जानता था। मेरे लिए एक रिवॉल्यूशन था। मेरे लिए उस बच्ची के जज्बात और विचार का कोई अंदाज़ा नहीं था। उनके पिता ने कहा कि एना की डायरी को पढ़ने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़्यादातर पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत कम जानते हैं। नंबर 14, नेल्सन मंडेला एक बार बता रहे थे कि जब वो जेल में थे तब उन्होंने एना की डायरी पढ़ी थी और उससे उन्हें बहुत ही हिम्मत और आशा मिली थी। 1994 में मंडेला को एना फ्रैंक फाउंडेशन की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था। नंबर 15, ये माना जाता है कि एना की ये डायरी बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। ये सबसे फेमस डायरी है। इसे 70 से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। नंबर 16, एक बात जो हमें एना की डायरी से जानने को मिलती है वो ये है कि एना के रिश्ते अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। वह अपने फादर के ज़्यादा क्लोज थी, जबकि उनकी बड़ी बहन अपनी माँ के ज़्यादा करीब थी। माँ और बेटी के बीच एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन कैंप के दिनों में उनकी माँ ने अपनी रोटी का आखिरी निवाला तक अपने बेटियों के लिए बचा कर रखा था। नंबर 17, कंस्ट्रक्शन कैंप के दिनों में एना को अचानक राह चलते हुए उसके 2 दोस्त मिल जाते हैं। वो दोनों ही दोस्त एना की स्कूल के दिनों की दोस्ती थी। नंबर 18, आज तक ये पता नहीं चल पाया कि कंस्ट्रक्शन कैंप में कब और किस दिन एना की मृत्यु हुई। यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद फरवरी और मार्च में एना की मृत्यु हुई होंगी। डच अथॉरिटी का ये मानना है कि शायद मार्च के महीने के आखिरी दिनों में एना और उनकी बहन दोनों मर गई थी। उस वक्त उनकी बड़ी बहन 19 साल की थी, एना 15 साल की थी। नंबर 19, 15 अप्रैल 1945 को ब्रिटिश आर्मी बेगन विल्सन के कंस्ट्रक्शन कैंप को लिबर्ट कर दिया था। दुख की बात यह है कि वो कैंप लिबर्ट कराने के कुछ हफ्ते पहले एना की मृत्यु हो गई थी। नंबर 20, एना एक जर्नलिस्ट और फेमस राइटर बनना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ महान करना चाहती थी। 5 अप्रैल 1944 को उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैं उन औरतों जैसे जीवन जीने के बारे सोच भी नहीं सकती जो अपना काम करती रह जाती है और भुला दी जाती है। मैं इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहती जैसा कि ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जिससे दूसरों लोगों को फ़ायदा हो, उनको भी, जिससे मैं नहीं मिली। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। ये थी एना फ्रैंक की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।